आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस। यहाँ पे दे रहे हैं क्लास 10th। ठीक है, इसमें हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम ये जाने कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहले हेडिंग से कुछ पहले हेडिंग में कुछ उदाहरण समझेंगे। जैसे मान लो हमने दो पदार्थों को आपस में मिलाया, एग्जाम्पल के लिए मान लो चीनी और पानी। तो ये दोनों रासायनिक क्रिया करके शरबत बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी चीनी को हम पानी में घोलेंगे तो चीनी क्या कर देगा, अपने रूप को खो देगी, रूप को खो देती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब यहाँ दो पदार्थ आपस में मिले, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के एक उदाहरण और है। पहला उदाहरण ये है, दूसरा और है, जैसे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हमारे पेट में जो भोजन का पाचन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम खाना को खाते हैं, खाने को खाने के बाद जो पेट में पचता है, तो भोजन क्या होता है, रासायनिक समीकरण द्वारा अपने अस्तित्व को खो देता है, अपने रूप को खो देता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है, जैसे श्वसन। क्या है श्वसन, श्वसन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन को हम श्वसन में अंदर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है गैसों के बीच। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब भी दो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो अपनी पहचान, रूप आज सभी चीजों को खो देते हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें मूल पदार्थ, जिस पदार्थ की बात हो रही है, वो अपनी प्रकृति से पहचान और रूप को खो देते हैं और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे विभिन्न गुणों वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जब भी हम गर्मियों के मौसम में कमरे के ताप पर, अपने रूम टेम्परेचर पे दूध को रख देते हैं, तो दूध फट जाता है और कैसा हो जाता है, खट्टा। दूध कैसा हो जाता है, खट्टा। तो ये भी क्या, रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले दूध खट्टा नहीं था, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिससे उसमें एक नया गुण आ गया, खट्टा। तो इसमें लिखा है नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे विभिन्न गुणों वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था, अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझिए, मान लो हमारे पास कोई दो पदार्थ है, पहला पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। ठीक है, हमारे पास कोई दो पदार्थ है, पहला पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है। दोनों को हमने आपस में अभिक्रिया कराई, रिएक्शन कराई। तो मान लो इन्होंने कोई तो नए पदार्थ बनाए C+D। ठीक है, ए का नाम कुछ भी हो सकता है। तो जो हम पदार्थों को मिलाएंगे
मान लो यहाँ पे हमें मिला है ए और बी, तो जो अभिक्रिया कौन कर रहा है, ए प्लस बी, तो जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बन रहे हैं उन्हें बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद। परिभाषा पूछा जाता है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मान लो यहाँ ए बी भी भाग लिया है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो लिखेंगे इसमें, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब भी आपसे पूछेगा अभिकारक क्या है, तो वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यहाँ ए और बी ले रहे हैं, तो यह अभिकारक है। बन क्या रहा है, सी और डी, तो जो चीज़ बन रही है नहीं वो उत्पाद है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे हमने चीनी और प्लस पानी को मिलाया, क्या बनेगा, शरबत। तो चीनी और पानी जो चीज़ मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अभिकारक के बाद जो नया पदार्थ बनता है शरबत, इसे बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद है अभिकारक और उत्पाद। इसके बाद कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे अभिकारक में मान लो हमने एक धातु ली मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु की जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देखो किसी भी रासायनिक समीकरण को इतना बार लिखना बहुत टफ हो जाता है। वे बार बार लिखेंगे मैग्नीशियम, फिर लिखें ऑक्सीजन, फिर लिखें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, इसको शॉर्ट लिख दिया। मैग्नीशियम को क्या लिख दिया, Mg लिख दिया। ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, O2 लिख दिया। बन क्या रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे लिख दिया MgO। ठीक है, अभी इसको संतुलित करना बाकी है। तो पूछा जाता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जो हमने ऊपर जो समीकरण लिखी है ये वाली, इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। क्योंकि हमने समीकरण को लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर हम शब्दों के स्थान पर उसके प्रतीक का प्रयोग करते हैं, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। तो जब किसी समीकरण को हम प्रतीकों द्वारा लिख देते हैं,
समीकरण को उसके प्रतीक या चिन्ह द्वारा लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो ये कैसी समीकरण हमारे पास आ गई? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो आपसे जब भी पूछेगा कोई कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप क्या लिखोगे? किसी शब्द समीकरण को शब्दों में न लिखकर उसे उसके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम मैग्नीशियम को किससे लिखेंगे? Mg से। ऑक्सीजन को किससे लिखेंगे? O2 से। लिखेंगे किसी समीकरण को शब्दों के रूप में ना लिखकर किसी समीकरण को शब्दों के रूप में ना लिखकर उसको उसके उसको उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसी जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे हमारे पास की तो धातु है सोडियम और इसके हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, क्लोरीन, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी समीकरण है? शब्द समीकरण। कौन सी समीकरण है? बॉक्स में बंद करके लिख सकते हैं कौन सी है? शब्द समीकरण। अगर हम इसको लिखना चाहें कौन सी समीकरण? रासायनिक समीकरण। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, इसके लिए हमें प्रतीक पता होनी चाहिए जो आपने कक्षा 9th में पढ़े होंगे। सोडियम को किससे लिखेंगे? Na से प्लस। क्लोरीन को किससे लिखेंगे? Cl से। दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी समीकरण है? ये हमें मिल गई रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो कोई पूछे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें उसके शब्दों का प्रयोग ना करके प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है उसे हम देखते हैं। मान लो हमारे पास दो तत्व हैं, एक है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, और हमने इसकी अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन से। ठीक है। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम देखें इस चीज को कि हम जब भी मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सही है क्या? अच्छा, जो पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं ये तो हो गए अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक। अभिकारक। और जो चीज बन रही है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। उत्पाद। अब यहाँ देखो, क्या ये समीकरण बैलेंस है? तो कैसे बैलेंस होगी? जो हम LHS देखेंगे, LHS में जो परमाणु की संख्या देखेंगे
वो क्या RHS में उतनी है या कम है। ठीक है, LHS और RHS में यदि परमाणुओं की संख्या बराबर है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो ये समीकरण संतुलित होगी, वरना असंतुलित। और हम देख रहे हैं LHS को हिंदी में बाएं बोलते हैं। ठीक है, बाएं तरफ देखेंगे, इधर दाएं तरफ। अब देखो, और हम LHS में देखें तो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है। ओके, इधर देखा ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, सही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन केवल कितनी है, 1। इसलिए ये समीकरण कैसी है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण हम यहाँ पे लिख देंगे कैसी समीकरण है, असंतुलित। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ सा बनाना होगा छोटा सा। किस तरीके से, देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एक तरफ लिखेंगे तत्व, कौन कौन से तुमने अभिक्रिया में तत्व लिए हैं, जैसे हमने लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फिर लिखेंगे LHS में कितने परमाणु हैं उसके, एक तरफ लिखेंगे RHS में उसके कितने परमाणु हैं, ये चीज लिखेंगे। पहले में क्या लिखना है, कौन से तत्व लिए हैं तुमने, फिर LHS में उसके तत्वों की संख्या कितनी है और RHS में उसके तत्वों की संख्या कितनी है। अब जैसे हमने तत्व लिया पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Mg। और दूसरा मैग्नीशियम आ गया, दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, तो लिख लिया ऑक्सीजन। LHS मतलब इस साइड कितने हैं, Mg 1 है मैग्नीशियम, इस साइड कितना है, 1 है, मतलब दोनों तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इस तरह ऑक्सीजन देखें, LHS में 2 है और RHS में ऑक्सीजन 1 है, मतलब ऑक्सीजन की जो संख्या है वो दोनों पक्षों में बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण कैसी थी, असंतुलित समीकरण। मैग्नीशियम की संख्या बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी कितने करने पड़ेंगे, 2। ठीक है, मतलब जो RHS वाला पद है इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। ये RHS है तो हम इस यहाँ कितने गुणा कर देंगे, 2 से। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि यही ये समीकरण संतुलित हो गई। आगे संतुलित करने के बाद एक बार फिर चेक करें, फिर लिखेंगे हम, पहली बार चेक कर लिया, दूसरी बार चेक करेंगे। एक तरफ लिखेंगे तत्व, एक तरफ लिखेंगे LHS, एक तरफ लिखेंगे RHS। ठीक है, अब देखो तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, और कौन से तत्व, ऑक्सीजन। अब देखो LHS में मैग्नीशियम 1 है, RHS में देखो मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 मैग्नीशियम। ऐसे ही LHS में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और RHS में भी ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 2। अब देखो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मैग्नीशियम क्या होगी, डिसबैलेंस, असंतुलित। तो मैग्नीशियम को असंतुलित कैसे करेंगे, इधर RHS में 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2। LHS में जहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसमें कितने गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे हमने कितने गुणा कर दी, 2 से। अब जो हमारे पास समीकरण आई है ये क्या आई है, 2 Mg प्लस ऑक्सीजन O2, रिएक्शन के बाद क्या बनता है, 2MgO। ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। एक बार फिर चेक करेंगे, देखो इधर चेक कर दे रहे हैं, एक तरफ लिखेंगे दूसरा, ये तीसरा चेक करेंगे। एक तरफ लिखेंगे तत्व, दूसरी संग लिखेंगे LHS
और तीसरी तरफ लिखेंगे RHS। ठीक है, तत्व का नाम क्या है? तत्व है मैग्नीशियम पहला, दूसरा ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। अब देखें LHS में मैग्नीशियम कितने हैं? 2। RHS में देखो यहाँ भी कितने हैं? 2। ऐसे LHS में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और RHS में भी कितने हैं? 2। अब देखो, अब ये समीकरण कैसी होगी? संतुलित समीकरण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये समीकरण कैसी हो गई है? संतुलित समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कोई संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों पक्षों मतलब LHS में भी और RHS दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी तो वो रासायनिक समीकरण नहीं होगी। तो हम लिख देंगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा, लिखेंगे वह समीकरण जिसमें दोनों पक्ष कौन है? उधर हमारा LHS ब्रैकेट में लिख देंगे और RHS, जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है जिंक Zn, इसके हमने रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो क्या बनेगा? वो देखो, जिंक क्या कर देता है? ये जिंक है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसकी क्रियाशील ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा। ठीक है, ये जब इसको विस्थापित किया, ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा? Zn। तो हो जाएगा Zn, इसको हटा देगा तो Zn इसकी जगह ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा Zn और SO4। ठीक है, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? H2। तो इसमें देखो इधर भी Zn एक है, इधर भी Zn एक है, SO4 दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, मतलब ये समीकरण कैसी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम लिख देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करके रखनी है। जब भी हम किसी रिएक्शन में जिन पदार्थों को लेंगे तो उनकी हमें भौतिक अवस्था जब बताना बहुत जरूरी होता है। भौतिक अवस्था बताने से हमें यह पता चल जाता है कि पदार्थ आपने ठोस लिया है, द्रव लिया है, गैस लिया है या कोई जलीय विलयन लिया है। ठीक है, जैसे जब भी आप कोई पदार्थ ठोस लो, कैसा ले वो? ठोस। तो ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठोस के लिए एक सिंबल का उपयोग करेंगे S। ठीक है, दूसरा है द्रव। द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, इसलिए इसके द्रव जो भी पदार्थ लेंगे उसके लिए L का सूत्र का उपयोग करेंगे। इसी तरह तीसरा है गैस। गैस के लिए स्मॉल g का। ठीक है, कभी कभी होता है जलीय विलयन, जिसे वो अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वस, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं AQ। ठीक है,
हाँ, आपने कभी-कभी एक चीज़ भी देखी होगी, जैसे कहीं-कहीं पे लिखा होता है लिखा होगा H2O कैसा है लिक्विड है, लेकिन इसके बीच में क्या लिखा होगा जी, गैस। तो ये गलत नहीं है, सही है ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो आपने पानी लिया है H2O जेल, क्या लिया है? जेल। तो जी मतलब गैस मतलब पानी भाप बन के उड़ रहा है। जी का मतलब यहाँ गैस ही है, मतलब पानी तो है लेकिन वो किस रूप में उड़ रहा है? भाप बन के। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे, ये हमने बता दिया। फिर अ, जब भी कोई पदार्थ ठोस लोगे तो इस तरीके से, द्रव लोगे तो लिक्विड के लिए N लिखोगे, गैस लोगे तो G लिख दोगे और जलीय अम्ल लोगे तो क्या लिख दोगे? AQ। ठीक है? आज ये पहला लेक्चर है, अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल।